गुड मॉर्निंग बच्चों। स्क्रीन पे दोबारा आया हूँ तो कुछ पढ़ा के जाऊँगा, कुछ इंटरेस्टिंग। सर्कुलर मोशन की क्लासेस चल रही है, ठीक है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे होंगे। चलिए आज कुछ अलग करते हैं। आपके सर्कुलर मोशन में एक टॉपिक है, सब टॉपिक बोल लीजिए, ये है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब क्या है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। बताने के बाद मैं बैंकिंग ऑफ रोड्स तो नहीं बताऊँगा, लेकिन फंडामेंटल्स ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स पर पहुँचने से पहले आपको क्या जानना जरूरी है वो मैं बताऊँगा कि कब एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स रहता है, और जब आप बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ते हैं तब वो हम फ्रिक्शनल फोर्स को फिर कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए वो काम करते हैं। आपके लेवल में अगर बैंकिंग ऑफ रोड्स हो रहा है तो वहाँ पर हम फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ रोड को हम बैंक कर देते हैं। तो रोड का जो सर्कुलर ट्रैक की जो बैंकिंग का मतलब होता है, मान लीजिए कोई कार आपकी एक प्लेन में चल रही है, आपकी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एक कार आपकी स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही है, चल रही है। आप न्यूटन फर्स्ट लॉ से जानते हैं कि एवरी बॉडी वांट्स टू कंटिन्यू इट्स मोशन। अगर ये मोशन में है तो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहेगा, और अगर रेस्ट में है तो अपने रेस्ट को ही वो बनाए रखना चाहेगा। यही फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। चलिए, ये अगर कार एक प्लेन ट्रैक पे जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही जाना पसंद करेगी, एक सीधी रेखा में ही जाना पसंद करेगी। अगर इसको सर्कुलर ट्रैक मिला, यानी रोड अगर मुड़ना स्टार्ट कर दी, किसी पॉइंट पर ये रोड क्या करे, मुड़ना शुरू कर दे, तभी क्या करेगी, ये मुड़ना नहीं चाहेगी हम सीधे जाएं। लेकिन क्योंकि आपने स्टीयरिंग दी है, आपने मैकेनिज्म दिया है, मैकेनिकल टर्निंग दी है, तो इसको मुड़ना ही पड़ेगा। लेकिन ये मुड़ने के दौरान होता क्या है कि ये इस पाथ पर रहना चाहता है, और इस तरफ से ये पीछे की तरफ क्या हो रहा है, ये पीछे की तरफ सर्कुलर ट्रैक के इस तरफ स्किड करना चाहती है, अपने वाले मोशन को बनाए रखना चाहती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इस ट्रैक को ही हम एक्सीडेंट से बचाने के लिए, जो ये ट्रैक अगर इधर मुड़ रही है तो इसको जो बाहर वाला जो एरिया है उसको क्या करता है, बैंक करके थोड़ा सा ऊंचा किया जाता है, और नीचे वाला जो सरफेस है रोड का, जो नीचे का ट्रैक है, उसको क्या कर जाता है, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ी सी स्लो डाउन करके थोड़ा सा ये ऐसे ना हो करके इस रोड को ऐसे किया जाता है ताकि इस तरह से बैंकिंग हो सके। आप रेसिंग कार्स वगैरह को देखे होंगे, रेसिंग बाइक्स वगैरह को देखे होंगे। रेसिंग बाइक्स में खासकर आपने ध्यान दिया होगा, टीवी पर आपने देखा होगा कि उसके जो बाइकर्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल से, अगर ये उनकी बाइक्स की पोजीशन ये है तो वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से अपनी कार को, बाइक्स को काफ़ी क्या करते हैं, झुका देते हैं, और उनका जो नी होता है, केहूनी होता है, वो लगभग आपका सरफेस में टच करते हुए आपको दिखाई देता है। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स का फंडामेंटल देसी भाषा में रूपांतरण यही था कि सर्कुलर ट्रैक्स के आउटर साइड को लोअर साइड के रिस्पेक्ट में हल्का सा क्या कर देता है, हाइट को बढ़ा दी जाती है, ताकि जो आपकी व्हीकल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, वो वर्टिकल से कुछ डिग्री एंगल से क्या करती है, झुकते हुए चलती है, ताकि एक्सीडेंट्स को रोका जाए। और जितनी चाहे स्पीड तो नहीं बोलिएगा, वो उसका भी कोई एक दायरा है, वहाँ तक उस स्पीड को रखा जाए। तो चलिए, उस बैंकिंग ऑफ रोड से पहुंचने से पहले स्किडिंग टेंडेंसी ऑन सर्कुलर ट्रैक, अगर बैंकिंग ऑफ रोड्स नहीं भी है, अगर बैंकिंग ऑफ रोड्स नहीं है, आपका पाथ जो है सर्कुलर है लेकिन एकदम प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है, एकदम प्लेन है, यानी ये सर्कुलर ट्रैक एकदम गोलाकार है, ये इस तरह से है, और इसका जो इनर पार्ट है वो इस तरह से है, ठीक है। इसमें कोई बैंकिंग नहीं है, एक प्लेन पे बना हुआ है। इसका मान लीजिए इनर और आउटर रेडियस ना मान करके हम इसके सेंट्रल पॉइंट से इसके रेडियस को ये मान चलते हैं। तो इस पर अगर इस ट्रैक पर कोई व्हीकल चलती है, इस समय बैंकिंग नहीं है, इस समय क्या है, बैंकिंग नहीं है। अगर इस समय बैंकिंग नहीं है तब हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। चलिए, एक सर्कुलर ट्रैक को मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये आपका एक सर्कुलर पाथ है, ट्रैक है, जिस पर कोई कार, यहाँ पर एक कार है, आपकी एक कार है जो क्या कर रही है, मूव कर रही है। जो कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। चलिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस कार को मूवमेंट करवाते हैं। इस सर्कुलर ट्रैक का जिस पॉइंट पर है उसका जो ओरिजिन है वो है, और ये सेंटर ए है। तो मान लीजिए ये हो गया आपका रेडियस आर हो गया। ये रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये आर हो जाएगी। तो कार हैविंग मास mkg, इस कार की जो मास है वो mkg है। रेडियस ऑफ ट्रैक और पाथ, जिस ट्रैक और पाथ पर ये कार मूव कर रही है वो सर्कुलर ट्रैक है,
ये सर्कुलर ट्रैक है, इसकी रेडियस आर मीटर है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने बैंकिंग को अवॉइड किया है, मेरी जो पाथ है वो एकदम सर्कुलर ट्रैक है, वो अपवर्ड साइड जो है वो उठी हुई नहीं है लोअर साइड के रिस्पेक्ट में। अभी मेरा केस ये है, तो मैंने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन व्हीकल टायर एंड सरफेस ऑफ द रोड, सरफेस का जो रोड की जो सरफेस है और जो आपकी टायर की जो सरफेस है वो जहाँ पर मैचअप करती है, इसके बीच में एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। यानी कि आपका जो ये पाथ है, सर्कुलर पाथ है, स्मूथ नहीं है, इसमें कुछ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको मैंने म्यू एस माना। वेलोसिटी ऑफ कार क्या है? वी है। वेलोसिटी ऑफ कार क्या है? और आपको फ्रिक्शन में से जानते हैं एक कंडीशन होता है, अभी तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये इस पर एक कंडीशन लगा हुआ रहता है, ये एक इनइक्वालिटी का कंडीशन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे लगा हुआ रहता है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पर एक इनइक्वालिटी का साइन लगा होता है कि म्यू एस जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है। अगर म्यू एस 0 है तो सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, जिस सरफेस पे मूवमेंट हो रही है वो एकदम स्मूथ है, उसमें कोई फोर्सेस काम नहीं करे। यानी अगर म्यू एस म्यू के म्यू एल, मैं जब कोफिशिएंट फ्रिक्शन आपको पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा कि 3 तरह के आपके फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। उसी अकॉर्डिंगली म्यू एस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एल होगा लिमिटिंग फ्रिक्शनल कोफिशिएंट और म्यू क्यू क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होगा। तो मोटा मोटी आप इतना भी समझिए कि इसकी वैल्यू जो होती है 0 और 1 के बीच में कहीं लाई करती है, 0.1, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 0.35 एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। पॉजिटिव होगी जो 0 और 1 के बीच में होगी। और वेलोसिटी ऑफ कार जो है इस समय आपकी क्या है? v है। इतनी बात आप समझिए। बैंकिंग नहीं है, सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस r है जिसका सेंटर O है, कार है, मास m है, इतना आप समझिए। अब चलते हैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम पर। अगर हम बात करें इसका, अगर FBD लिखें, फ्री बॉडी डायग्राम, फिर लॉ ऑफ मोशन में मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना सिखाया था, वही हम यहाँ करने वाले हैं कि इस कार पर कितने तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं, इस कार पर कितने तरह के फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो अगेन लौट के आइए, ये हुआ आपका सरफेस, इस पर ये कार है, इस पर ये कार है, ये मूव कर रही है। अब देखिए जो फोर्सेस एकदम ऑब्वियस है उसे पहले देख लीजिए। ये अगर आपकी कार है, ये अभी अगर आपकी कार है तो कौन कौन फोर्सेस है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अर्थ जिस फोर्स से अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, कितना होगा? mg डाउनवर्ड। mg किधर होगा? डाउनवर्ड होगा, mg डाउनवर्ड होगा। कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स जो पाथवे इसके ऊपर अपवर्ड की तरफ लगाएगा, यानी कॉन्टैक्ट नॉर्मल फोर्स है, n इधर हो जाएगा, n क्या होगा? इधर हो जाएगा, n इधर हो जाएगा। ठीक है। अब एक फोर्स है, ये ट्रैक पे, इस ट्रैक पे अगर मूवमेंट हो रहा है तो ये कार इधर स्किड अप करना चाहेगी, तो जैसे ये कार इधर स्किड करना चाहेगी, फिसलना चाहेगी, एक फ्रिक्शनल फोर्स सेंटर की तरफ काम करेगा। जैसे ही ये कार यहाँ स्किड करना चाहेगी, ये पाथ के इस तरफ भागना चाहेगी। आपने ऐसे भी प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सप्लेन किया होगा, साइकिल से, बाइसाइकिल से, आप मोटरसाइकिल से, किसी ट्रैक पर अगर जो कर्व ट्रैक है जहाँ पर आप मुड़ना स्टार्ट करता होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा आपकी जो गाड़ी होती है वो क्या करती है? बाहर की तरफ भागना चाहती है, स्किड करना चाहती है। तो जैसे ये बाहर की तरफ स्किड करेगी, एक फ्रिक्शनल फोर्स इसके सेंटर की तरफ लगेगा बैलेंस करने के लिए। तो इसके सेंटर की तरफ एक लगा Fs, ये क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो mg है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द अर्थ। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है जो पाथ लगा रहा है अपवर्ड, और एक फ्रिक्शनल फोर्स जो सेंटर की तरफ लग रहा है। इस 3 फोर्स के अलावा यहाँ पर और कोई फोर्सेस नहीं है, इस 3 फोर्स के अलावा यहाँ पर कोई फोर्सेस नहीं है। अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस में ध्यान देंगे, अगर हम इसको x माने और इसको हम y माने, मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस आप इसके साथ अटैच कर रहे हैं, यानी यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस आप अटैच किए इस नेचर का, ठीक है, आपने अटैच कर दीजिए। तब आप F = ma लिखना शुरू कीजिए, F = ma लिखना शुरू कीजिए, F = ma लिखिए। F = ma ये वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है, और मैं आपको बार बार रिपीट करके बताता हूँ कि ईच एंड एवरी इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन स्केलर फॉर्म या प्रोजेक्शन फॉर्म। कोई वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है, आप अपनी सुविधा अनुसार उसको स्केलर फॉर्म में प्रोजेक्ट करके लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, टी एक्सिस, जो भी एक्सिस आप मानना चाहें उसमें आप मानिए और उस वेक्टर फॉर्म को इक्वेशन को
कॉरस्पॉन्डिंगली उसके अनुसार लिख दीजिए। चलिए, वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्रोजेक्टिंग, वाई एक्सिस प्रोजेक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में अगर मैं इसे प्रोजेक्ट करूं, इस इक्वेशन को अगर मैं वाई एक्सिस में लिखना चाहूं, वाई एक्सिस में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा वो देखिए। इसको लिखूंगा वाई एक्सिस में एफ वाई, क्योंकि प्रोजेक्शन फॉर्म में लिख रहा हूं इसलिए प्रोजेक्शन फॉर्म या स्केलर फॉर्म, तो वेक्टर का साइन सब जब से आउट हो जाएगा और सबस्क्रिप्ट में इधर एफ वाई बराबर एम, एक स्केलर है, इसमें कुछ करना नहीं है, मास है, केजी में है, और ए वाई इतना आपने लिख दिया। अब देखिए, इतना लिखने के बाद लौट के आइए फ्री बॉडी डायग्राम पर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एफ वाई में कौन कौन फोर्सेस है, ये तो एक्स की तरफ है, एफ एस किसकी तरफ है, एक्स की तरफ है, तो कौन कौन फोर्स वाई में बच गया वो देखिए। एन जो है वो वाई में है, देख लीजिए एन किधर है, वाई की तरफ है, वाई इधर है, एन इधर है, तो एन सिंपली हो गया, एन हो गया। और देखिए mg जो है अपोजिट टू y है, mg किधर है, अपोजिट टू y इधर है, और mg आपका इधर है, तो इसको कैसे लिखिएगा, माइनस करके लिखिएगा, mg हो गया। इक्वलिटी का साइन ये इसलिए गायब हो गया क्योंकि ये x एक्सिस की तरफ है, fs किधर है, x एक्सिस की तरफ है, और प्रोजेक्शन हम किधर लिख रहे हैं, y एक्सिस की तरफ, तो fs का प्रोजेक्शन y की तरफ, fs का प्रोजेक्शन y की तरफ कितना हो जाएगा, 0, इसलिए मैंने एक ही बार में fs का की कहानी खत्म कर दी, इसमें उसको कोई जगह नहीं दी, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू, आप ये बात तो समझ ही गए हो कि y के तरफ कार का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो, क्योंकि y की तरफ तो मूवमेंट है ही नहीं, कार की जो मूवमेंट है y की तरफ तो है ही नहीं। कार तो जब भी चलेगी किधर चलेगी, इस प्लेन में चलेगी ना, और आपका जो y है वो किधर है, इधर है। कार आपकी इस प्लेन में मूव कर रही, चाहे इधर जाए, चाहे ये सर्कुलर पाथ पर मूव करे, लेकिन इधर तो कभी नहीं जाएगी। और ये y है किधर, ये जो y आपने लिखा, x मैं किधर रख रहा हूँ, इधर ट्रैक के अलॉन्ग, और y किधर रख रहा हूँ, ये इसके इस तरफ रख रहा हूँ, y किधर रख रहा हूँ, इस तरफ रख रहा हूँ, तो y के अलॉन्ग तो इसका मूवमेंट संभव ही नहीं है, तो इसका मतलब है ay क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ay क्या हो गया, 0 होगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा यहाँ लिख लूँ तो ठीक बेटर रहेगा, तो n इक्वल टू क्या लिखिएगा, n इक्वल्स टू लिखिएगा mg, n इक्वल्स mg, सिंपल, n इक्वल टू mg। इसको कोई क्वेश्चन का नाम दीजिए, 1 के बोल देते हैं, इसको 1 बोल देते हैं। दूसरा आइए, अब अगर fx के बारे में लिखना चाहिए, fx इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसी का प्रोजेक्शन फॉर्म क्या होगा, अलॉन्ग x एक्सिस, प्रोजेक्टिंग अलॉन्ग x एक्सिस, प्रोजेक्टिंग अलॉन्ग x एक्सिस, x एक्सिस में क्या प्रोजेक्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा fx इक्वल टू ma(x) सबस्क्रिप्ट में। तो देखिए ये दोनों फोर्सेस, 3 फोर्सेस में ये दोनों फोर्सेस y और माइनस y के अलॉन्ग, ये y के अलॉन्ग और ये माइनस y के अलॉन्ग, तो ये दोनों फोर्सेस का प्रोजेक्शन x के अलॉन्ग क्या, 0, तो बच क्या जाता है fs, तो fs इक्वल टू क्या हो जाएगा, fs इक्वल टू कितने, m इंटू ax, मतलब क्या। अब लौट के आइए, जो मैंने आपको बताया था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम कर रहे हैं तो जो फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा वो कहलाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम कर रहे हैं तो इसी का डायरेक्शन क्या बदल जाता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में बदल जाता है। तो Fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इंटू क्या, v²/r, v²/r, तो ये हो गया आपका v²/r, ये हो गया आपका v²/r। तो 2 इक्वेशन निकला आपका, 2 इक्वेशन निकला, Fs इक्वल टू mv²/r और ऊपर से n इक्वल टू mg। तो मैं पहले यहाँ से मिटा देता हूँ, दोनों को एक जगह कर लेता हूँ, तो क्या हो गया आपका 2 इक्वेशन में क्या क्या निकल के आया, ये भी मिटा देता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इसको भी मिटाइए, ठीक है। दोनों को लिख लेता हूँ, n इक्वल्स mg, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, और Fs इक्वल टू हो गया कितना, mv²/r, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। 2 इक्वेशन तैयार है, 2 इक्वेशन तैयार है। एक रिलेशन और है जो आप ध्यान दीजिए और देख लीजिए, एक रिलेशन होता है फ्रिक्शनल वाले चैप्टर में जाएंगे तो देखेंगे, Fs जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है μs इंटू एन के, μs इंटू एन के, Fs इक्वल टू μs लेस देन इक्वल टू एन के। एक इनइक्वालिटी का रिलेशन एस्टेब्लिश रहता है, फ्रिक्शनल फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स।
एफ एस हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू एस हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कहाँ पर, जिस सरफेस के बारे में हम बात कर रहे हैं वहाँ, और एन क्या है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर ये हो गया आपको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन है, तो यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ, ऊपर से ही मिटा देते हैं, कोई ज़रूरत है नहीं आपको, ये तो सब सारी बातें आप समझ चुके हैं, तो ऊपर से मैं पूरी तरह मिटा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या है। ठीक है, ऊपर से मिटा देते हैं। तो यूजिंग थर्ड इन किसमें, सेकेंड में, यानी सेकेंड और थर्ड का जो रिलेशन है उसके अनुसार आप क्या लिख सकते हैं, एफ एस की जगह पर यहाँ रखिए, एफ एस की जगह पर क्या, एम बी स्क्वायर बटा आर। ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। नाउ यूजिंग वन इन अबव, अब n की जगह पर भी रख दीजिए, n का वैल्यू कितना है, mg है, तो यहाँ से यहाँ लौट के आइए, इम्प्लाई दैट, तो mv स्क्वायर। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, आप एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझें, जल्दीबाजी में क्लास को ख़त्म करके मैं आपको कन्फ्यूजन में छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। तो इनइक्वालिटी का साइन रखिए, लेस देन इक्वल टू म्यू एस रखिए, जैसा कहता है ऐसा, n की वैल्यू कितना है, mg, n की वैल्यू mg, n की वैल्यू mg, दोनों साइड m है और m हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दोनों को आप रिमूव कर दीजिए, इधर से m गायब उधर से m गायब, कितना बचा, वी स्क्वायर बटा आर, किसके, लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू जी के, म्यू एस इंटू जी के, इम्प्लाई दैट आर को उधर लेके चले जाइए, तो क्या बचेगा, वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी आर, म्यू एस जी आर। ठीक है, म्यू एस जी आर, तो आप इसको लिख सकते हैं भी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस जी आर, म्यू एस जी आर। तो एक रिलेशनशिप आप समझ जाइए कि आपको क्या मिला, वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो हमने निकाली है, तो यह है स्पीड ऑफ द कार, भी क्या हो गया, क्योंकि वेलोसिटी का साइन गायब हो चुका है, ये मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज स्पीड, तो स्पीड इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस, बार बार मैं नहीं बोल रहा हूँ, म्यू बोल देता हूँ, अंडर रूट म्यू जी आर। म्यू कांस्टेंट, किसी सरफेस के लिए म्यू कांस्टेंट, जी आपको पता है 9.8 या 10 लेते हैं, ये हो गया, और आर आपकी वेरी कर रही है, यानी वी जो डिपेंड कर रहा है वो आर पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप आर को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं, आर को बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, ये ट्रैक फैलते जाएगा, ये ट्रैक फैलते जाएगा। देखिए आर को बढ़ाने का क्या मतलब हुआ, मैं पहले क्लियर कर दूं, इस सारी चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ सब की कोई ज़रूरत बची अब नहीं, तो मैं पहले बता दूं कि आर के बढ़ाने का क्या मतलब हुआ, आर के बढ़ाने और घटाने का क्या मतलब, ये देखिए और ये देखिए, अगर इसको आप R1 बोलते हैं और इसको आप R2 बोलते हैं, ठीक है, ये R2 बोलते हैं, तो आर के बढ़ाने का क्या मतलब हुआ, आर जब बढ़ाइएगा तो ये क्या होगा, सर्किल क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, और जब सर्किल बड़ा होगा तो टर्न कम होगा। जैसे अगर ऐसे जा रहे हैं तो हल्का सा टर्न लीजिएगा, और अगर आपको शार्प टर्न का मतलब है तुरंत से मुड़ना, तो जल्द मुड़ना, यानी शार्प टर्निंग का मतलब है रेडियस का कम होना, शार्प टर्न का मतलब रेडियस का कम होना, और कम शार्पिंग ट्रैक का होने का मतलब है रेडियस का बड़ा होना। तो जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाइएगा, जैसे जैसे रेडियस आप बढ़ाइएगा, वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, यानी बड़े रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर आप हाई वेलोसिटी से स्पीड के साथ आप गाड़ी का मूवमेंट, व्हीकल की मूवमेंट कर पाएंगे विदाउट टेकिंग एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स। लेकिन अगर ट्रैक शार्प है, काफ़ी तुरंत से मुड़ाव हो जाता है, तो आपको उस समय ध्यान रखना पड़ेगा। और इस रिलेशनशिप के साथ आप तो बाइक्स कार्स चलाते हैं, आपको ये तो ये रिलेशनशिप याद नहीं रहती है, लेकिन डेफिनेटली आप जब एक योग्य चालक हो गए हैं, बहुत दिनों से गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको पता होगा कि किस ट्रैक पर कितनी स्पीड के साथ गाड़ी चलाना क्या है, सेफ है। तो म्यू एस क्या हो गया, मान लीजिए किसी वैल्यू के लिए, मान लीजिए किसी वैल्यू के लिए ये हो गया, मान लीजिए कि कितना बोलिएगा आप, ये जो पूरी वैल्यू होगा ये वो होगी म्यू जी आर, कोई तो वैल्यू होगी यहाँ पर, कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पर, ये देखिए ये वैल्यू का कोई पॉइंट है,
ये वैल्यू का कोई पॉइंट है। आप रेडियस कुछ लीजिए, मान लीजिए म्यू बराबर क्या ले रहे हैं 0.1 ले रहे हैं, जी बराबर कितना ले रहे हैं 10 ले रहे हैं, और आर बराबर कितना लीजिएगा बोलिए, आर बराबर सपोज दैट 64, सपोज दैट 64 क्या लीजिए मीटर लीजिए, 64 मीटर लीजिए। मान लीजिए तीनों वैल्यू लीजिए आप, म्यू इक्वल टू 0.1, क्योंकि मैंने बताया म्यू की वैल्यू कितना है 0 और 1 के बीच में है, तो म्यू बराबर 0.1 लीजिए, जी की वैल्यू 9.8 या 10 लीजिए, तो मैंने जी की वैल्यू 10 ली और आर की वैल्यू मैंने ली 64 मीटर। ये तीनों वैल्यू ली तो ये क्या निकल के आया, आप ध्यान दीजिए, ये क्या निकला 0.1 इंटू 10 इंटू 64, 10 इंटू 64, ये क्या निकल के आया 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका 8 का पॉइंट हो गया, 8 का पॉइंट हो गया। और ये रिलेशनशिप कहता है भी जो स्पीड है वो इससे कम या इसके बराबर हो, यानी अगर आपको सेफ ड्राइविंग करनी है, अगर आपको सेफ ड्राइविंग करनी है, सर्कुलर ट्रैक है, बैंकिंग ऑफ रोड्स नहीं है, यानी कि आउटर पार्ट और इनर पार्ट, ट्रैक या पाथ का इनर पार्ट और आउटर पार्ट जो है वो एक ही लेवल में है, आउटर पार्ट इनर के रिस्पेक्ट में हल्का सा उठा हुआ नहीं है, उस स्थिति में आपको फ्रिक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। अगर वो सरफेस स्मूथ होगा तो आप उस पर बिल्कुल ही गाड़ी नहीं चला पाएंगे, ठीक है, उस पर आप बिल्कुल ही गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने इस केस में लिए 0.1, जी की वैल्यू 10 और आर का वैल्यू आपको समझाने और सिर्फ समझाने के लिए आर की वैल्यू ली 64 मीटर पर मीटर, ठीक है। तब उस स्थिति में आपकी जो सेफ स्पीड होगी, आपकी जो सेफ मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ व्हीकल कितना होगी 8 मीटर पर सेकेंड होगी, 8 मीटर पर सेकेंड होगी। यानी आप 5 पे चला लीजिए, 6 पे चला लीजिए, 7 पे चला लीजिए, 7.5 पे चला लीजिए, 7 पॉइंट कितना पर चलाइएगा 9 पे चला लीजिए, 7.9 पे चला लीजिए, 8 तक चला लीजिए, 8 तक चला लीजिए। लेकिन जैसे ही आप 8 से ज़्यादा स्पीड करते हैं, इस कंडीशन में आपकी गाड़ी क्या होगी, पीछे की तरफ क्या होगी, स्कीड हो जाएगी, पीछे की तरफ स्कीड होगी और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी। तो सेफ ड्राइविंग के लिए मैंने आपको बताया टर्म एंड कंडीशन कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इस ट्रैक पर आप गाड़ी को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, जबकि वैल्यू इतनी हो। जैसे जैसे ये वैल्यू आप बढ़ाते जाइएगा, ये और ये तो बदलने वाला है नहीं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसी सरफेस और टायर के बीच में तो कांस्टेंट रखने वाला है, 0.1 लीजिए, 0.2 लीजिए, 0.3 लीजिए, 0.8 लीजिए, 0.9 लीजिए, लेस देन 1 लीजिए, ठीक है। जी की वैल्यू मैक्सिमम आप 10 ले सकते हैं। और जैसे जैसे आप आर बढ़ाते जाइएगा, अगर इस केस में आर बराबर आप 100 कर दीजिए, आर बराबर 100 कर दीजिए तो भी बराबर कितना आएगा 10 आएगा। अगर आर बराबर आप क्या कर दीजिए 121 कर दीजिए, तब अब भी बराबर कितना होगा 11 होगा। इसी तरह से आप आर जैसे जैसे बढ़ाते जाइएगा, आपकी जो स्पीड है, सेफ ड्राइविंग स्पीड होगा, मैक्सिमम सेफ ड्राइविंग स्पीड होगा, क्या होगा, बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा प्रयास स्कीडिंग टेंडेंसी और सर्कुलर ट्रैक बताने का तरीका। मैंने ये पहले इसलिए क्लियर कर दिया कि इसके बाद अगले क्लास में मैं आपको बैंकिंग ऑफ रोड्स बताऊंगा और उस स्थिति में मैं फ्रिक्शन को ऑब्सोलीट कर दूंगा, मैं वहां पर फ्रिक्शन का जिक्र नहीं करूंगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स को मैं गायब कर दूंगा, पूरे सीन से फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बचेगा क्या, बैंकिंग बचेगी, यानी आउटर सरफेस ऑफ द ट्रैक इज एलिवेटेड विद रिस्पेक्ट टू इनर सरफेस ऑफ द ट्रैक रहेगी, किसी खास एंगल से गाड़ी फिर झुकेगी और झुकने के बाद वो कितनी सेफ ड्राइविंग के लिए कितनी झुकी रहेगी, वो सब मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और घंटे को दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।